जिस तरह से तालिबानियों ने ट्रैफिक पोल पर लटका के फांसी दे दी थी, नेतन्याहू का एक दिन वही अंत होगा। ये पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है, क्योंकि जालिम का अंत, जुल्म जो है ना, जुल्म जब सर चढ़ के बोलता है तो वो उसका अंजाम यही होता है। जो काम नेतन्याहू कर रहे बद से बदतर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह की अदालत भले इंसाफ लेट होता है लेकिन होता है। मैं बता रहा हूं आपसे मुमताज भाई, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लोग इकट्ठा होकर के एक दिन वही आएगा कि नेतन्याहू को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह ट्रैफिक पोल पर लटका देगी जनता। अब जुलानी टर्की में क्यों चले गए? क्यों नहीं अरब में आ गए? क्यों नहीं अरब के प्रिंस के आकर के टिक गए? आखिर क्या बात थी? उनको भरोसा नहीं है अरब पर कि इजराइल से मरवा देंगे। ये ईरान जहाज क्यों खरीद रहा है? क्यों एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है? क्या वो नवरात्र की पूजा करेगा उससे? नवरात्रि की पूजा करने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं क्या, कि चलाने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान, इस्लाम ही लोकतंत्र की परिभाषा ही इस्लाम ने करी है। इस्लाम ने ही लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बताई है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईरान खड़ा हो गया, आज यमन ने सीरिया के लिए प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, हमला भी किया था अंसारुल्लाह अलाउद्दीन इजराइल पे, सीरिया पे हमले के बाद। जब तक वहां पर ये फलस्तीनी अपनी कुर्बानी देते रहेंगे, यानी कि दुनिया की इस तारीख में 46 मिलियन ईयर ओल्ड का जो हिस्ट्री है दुनिया का, ऐसी कुर्बानी किसी कौम ने नहीं दी। लोगों के बयान आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज कह के और फिर फदील साहब से बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजराइल को वाकई इतना ताकतवर इजराइल है तो फिर वहां पे जाके कब्जा कर लेता, रिजीम खत्म करके किसी को बिठा देता। अवाम को मारना, इसका मतलब ये है कि उसका मकसद वहां पे पूरे वहां से फिलिस्तीनियों को साफ करके, मार करके, और पूरा जो है अपने नए लोगों को वहां पे शिफ्ट करना। और दुनिया ये जान रही कि यही हो रहा है। अफसोस इस बात का है, वरना ये कोई जंग का तरीका है क्या? ये जंग हो रही क्या? ये सरियन कत्लेआम है, कत्लेआम है। आप बताइए, वहां भूखा आदमी, प्यासा आदमी लाइन में लगा है कि हमें एक रोटी मिल जाए, हमें एक कूजा पानी मिल जाए, और उस पर गोली चला दी, उसको मार दिया। हर रोज 7100 लोग मारे जा रहे। मैं मतलब कैसे न बोलूं? तो इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि ये शर्म आनी चाहिए तमाम जो मुल्क है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अभी जो है ये सीरिया, सब माफ कर दिया कर्ज। क्यों सीरिया से इतनी मोहब्बत तुम्हें हो गई और फिलिस्तीन से क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं है? सवाल है। और आप जब सीरिया पर हमला हो गया तब भी नहीं बोले। आज सिर्फ इतना कहा है कि दादागिरी नहीं चलेगी, उससे क्या हो जाएगा? दादागिरी नहीं चलेगी, उससे क्या हो गया? कैसे नहीं चलेगी? क्योंकि तुम तो शराब की दुकान खोल रहे हो, तुम तो अय्याशी के अड्डे खोल रहे हो, उन्हीं के लिए खोल रहे हो। अब तो आपने ऑर्डर कर दिया है कि कोई भी इंजीनियर, साइंसदान कोई भी आए वो यहाँ पे शहरियत भी ले सकता है, जमीन भी अब खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब तो आपने पूरा बाजार बना दिया, बेच रहे हो आप। मैं फदील साहब, आप जब जुड़े, आज ईरान ने तो कह दिया कि किसी भी वक्त जंगबंदी खत्म हो सकती, ईरान ने कर दी। दूसरी चीज ये कि जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है कि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि इजरायलियों को झूठ दिखाया जा रहा है कि वो हमास को हराने के पास ही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि रेजिस्टेंट आंदोलन सालों साल, बयान आ गए कि सालों साल मतलब चलते रहते हैं और वो कभी उनको हराया नहीं जा सकता, ये उनका कहना है। तो खैर, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि फदील साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईरान खड़ा हो गया, आज यमन ने सीरिया के लिए प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, हमला भी किया था अंसारुल्लाह अलाउद्दीन इजराइल पे, सीरिया पे हमले के बाद। बाकी लोग चुप हैं, क्यों? सिर्फ बयान से कब तक काम चलता रहेगा? क्या होगा क्या फदील साहब? अब लोग सवाल कर रहे हैं, हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि रोज आप दे देते हो उनके लिए पॉजिटिव, साहब ये हो गया, ये हो गया, रोज मारे जाते लोग।
फदील साहब। देखिए मुमताज भाई, हमारे यहाँ भारत में तुलसीदास की एक चौपाई है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। समझ रहे हैं आप? जो समर्थवान होता है उसका कोई दोष नहीं होता है, दोष तो गरीब आदमी का होता है। तो ये जो चौपाई है ये पूरी दुनिया के लिए है, और यही हो रहा है नेतन्याहू के साथ। आज दुनिया में लोग कह रहे हैं, फ्रांस भी कह रहा है, ब्राजील भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप लगा है नेतन्याहू के ऊपर कि जिस वकील ने उनके ऊपर केस किया उसके ऊपर हरासमेंट का इन लोगों ने धमकी दिया है उसको। इसको लेकर फ्रांस बहुत नाराज है। जिस वकील ने इनके ऊपर केस करके एक जनहित याचिका डाल करके इनके चीजों की जांच करा दी, हम लोग समझते थे घूसखोरी भ्रष्टाचार इंडिया में है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब समझ में आ रहा है ये सिर्फ छिपे हुए चोर हैं वो लोग। हमारे यहाँ चूंकि कुछ ज्यादा ही है इसलिए हम लोग को दिख जाता है, बाकी जगह पे अभी देख लीजिए, ट्रम्प के ऊपर इकोनॉमिक करप्शन का केस लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। उसके पहले बाइडेन का बेटा, दुनिया को लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं लोग। मैं तो बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र अपने वक्त से सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां राष्ट्रपति अपने बेटे का मुकदमा वापस करा ले। क्यों नहीं कोर्ट फेस कर रहे? राजा हो या रंक, सब हैं एक समान। यही डेमोक्रेसी की पहली पहचान यही है कि कोई भेदभाव नहीं, बादशाह और फकीर दोनों के लिए कानून बराबर है। तो ये लोग डेमोक्रेसी की दुनिया भर को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, क्यों नहीं अरब में इलेक्शन करा दे रहे? जब यहाँ पे टीवी चैनल्स पर मोदी जी की तारीफ किए एक नेता दुबई जाकर के, वहां माला पहने, हमने कहा कि हम लोग वो देश है, चंद्रशेखर जी जब गए नेपाल प्रधानमंत्री बन के तो वहां आजाद करा दिया और इलेक्शन करा दिए। भारत दुनिया भर के डेमोक्रेसी का पैरोकार है। अगर हम चाहें, भारत की जिम्मेदारी बनती है कि जिन देशों में, हम तो कह रहे कि अरब के सारे देशों के अंदर सभी दुनिया भर के लोग मिल करके इलेक्शन करा दें, लोकतंत्र ला दें। पूरी दुनिया का मुसलमान, इस्लाम ही लोकतंत्र की परिभाषा ही इस्लाम ने करी है। इस्लाम ने ही लोकतंत्र डेमोक्रेसी बताई है। अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी ईरान ने 40 जहाज का आज डिलीवरी ले लिया है तेहरान के अंदर। 4.5 जनरेशन, ज्यादा उसके बारे में बेहतर जावेद साहब बताएंगे, वो इसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमको जो न्यूज मिली है कि 4.5 जनरेशन का उनका 40 जहाज की आज डिलीवरी हो गई। ये ईरान जहाज क्यों खरीद रहा है? क्यों एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है? क्या वो नवरात्र की पूजा करेगा उससे? नवरात्रि की पूजा करने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं क्या, कि चलाने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं? तो नवरात्रि की पूजा करने के लिए नहीं खरीदा है, उसको चलाने के लिए खरीदा है। तो ये कैसे कोई कह रहा है कि सीज फायर अस्थायी? अभी कोई सीज फायर नहीं है, सिर्फ युद्ध विराम, केवल कुछ दिनों के लिए युद्ध रुका हुआ है, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि इजराइल नेतन्याहू क्या चीज है। अंतिम शांति के लिए, अस्थायी शांति के लिए। जी लग रहा है नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम आ गई। जी जी फदील साहब। अब आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी आ गई आ रही आवाज? लौट आए, आ रही, लौट आए। तो अब जुलानी टर्की में क्यों चले गए? क्यों नहीं अरब में आ गए? क्यों नहीं अरब के प्रिंस के आकर के टिक गए? आखिर क्या बात थी? उनको भरोसा नहीं है अरब पर कि इजराइल से मरवा देंगे। सीरिया, लीबिया पार्ट 2 होने वाला था, वहां कोई दूसरी बात नहीं थी, सिर्फ जुलानी की हत्या करना मकसद था इसराइल का। एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके कि यहाँ पे तमाम तरह की हो गया, और ये सब दिखा करके इनको जुलानी योजना बना रही थी, और दूसरी कोई वजह नहीं थी। जुलानी चले गए, अब धीरे धीरे सीरिया शांत होने लगा, अब सारी चीजें खत्म होने लगी। जनरल गद्दाफी पार्ट 2, लीबिया पार्ट 2 बनाने जाने के लिए सीरिया के ऊपर ये सारी हुई घटनाएं। जुलानी के मर जाने से चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, ये आग लग चुकी है, अब ये जलाएगी सबको। ये चिंगारी नहीं है, ये पूरी ज्वाला बन चुकी है। इसको अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अरब के बादशाह को मना लो, सीरिया के बादशाह को मना लो, जॉर्डन के बादशाह को मना लो,
लेकिन आवाम को आप नहीं बना सकते। पूरी आवाम दुनिया की इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो चुकी है। आज नहीं तो कल नेतन्याहू का वही हाल होगा जो तालिबानियों ने अफगानिस्तान में वहां के राष्ट्रपति का किया था। वही हाल होगा नेतन्याहू का। जिस तरह से तालिबानियों ने ट्रैफिक पोल पर लटका के फांसी दे दी थी, नेतन्याहू का एक दिन वही अंत होगा। ये पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है, क्योंकि जालिम का अंत, जुल्म जो है ना, जुल्म जब सर चढ़ के बोलता है तो वो उसका अंजाम यही होता है। जो काम नेतन्याहू कर रहे, बद से बदतर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह की अदालत भले इंसाफ लेट होता है, लेकिन होता है। मैं बता रहा हूं आपसे मुमताज भाई, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लोग इकट्ठा होकर के एक दिन वही आएगा कि नेतन्याहू को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह ट्रैफिक पोल पर लटका देगी जनता। वही अंत होगा उनका। कातिल का अंत कत्ल ही होता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न तो उन्हें अमेरिका बचा सकता है, न उनको कोई नहीं बचा सकता है। एक दिन आएगा जब खुद इजराइल के लोग, अब पूरी दुनिया के मुसलमान निकल पड़ेंगे गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए निकल पड़ेंगे। मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने का अल्लाह ने जो मौका फिलिस्तीनियों के मुसलमानों को दिया, दुनिया का मुसलमान उस रहमत से महरूम हो गया। कोई, किसी को अल्लाह ने यह मौका नहीं दिया कि वो अपनी शहादत मस्जिद अक्सा के लिए कर दे। वो शहादत का मौका तो अल्लाह ने फिलिस्तीनियों को दिया है। मरना तो सबको है। कौन आएगा दुनिया में, कौन रहा है कई हजार साल? मरना तो सबको है। लेकिन जो मस्जिद अक्सा के लिए मर गया, जो इस्लाम के लिए मर गया, उसकी शहादत अलग दर्जा है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान आंसू बहा रहे हैं फिलिस्तीन के ऊपर, आवाम आंसू बहा रही है। लेकिन गद्दी नशी जो लोग बैठे हैं, जो बादशाह लोग हैं, ये नहीं वहां पे खाने का एक पैकेट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका को बुरा लग जाएगा कि इसको क्यों दे रहे हो। अल्लाह से नहीं डर रहे ये लोग इजराइल से डर रहे हैं, अमेरिका से डर रहे हैं। ईरान ने अपना रास्ता चुन लिया है, ईरान ने अल्लाह का रास्ता चुन लिया। खामेनी साहब ने कह दिया कि मैं दुनिया के सुपर पावर से आगे सर झुका के आया हूं, अब दुनिया के किसी सुपर पावर के सामने मैं सर नहीं झुका सकता। ये बात तो दुनिया के सभी लोगों को पता होगी, लेकिन जिस तरह से ये लोग, जो मसला पूरी दुनिया के सामने सर झुक जाता है जब कोई फिलिस्तीन की बात करता है, फिलिस्तीन के मजलूमों की बात करता है, फिलिस्तीन पे बम गिराने की बात करता है, कलेजा फट जाता है दुनिया भर की मुसलमानों का। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया के मुसलमान कूच करेंगे फिलिस्तीन की तरफ। वो दिन आएगा जब नेतन्याहू को जनता उनके कत्ल की सजा देगी, उनको दुनिया की जनता उनको सजा देगी। शायद अल्लाह ताला इसीलिए उनको ये दिन के लिए रखा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की ट्रैफिक पोल पर लटका दिया गया, वही हाल इनका भी होना है। जितना जुल्म ये कर रहे हैं ना बेबस मसलूम पर, अल्लाह कभी खामोश नहीं बैठेगा। अब दुनिया का मुसलमान पागल नहीं है, बेचैन है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ये उसकी अपनी बेचैनी है। लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया से लोग कूच कर जाएंगे। जी मुमताज भाई। और जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिरोज अहमद बख्श साहब जुड़ गए हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब, एक जयदीप सिंह मुंडेला साहब कह रहे हैं, खबर दी है कि एक ड्रूज शेख ने सुबैदा को इजराइल में शामिल करने और वहां के निवासियों को इजरायली नागरिकता प्रदान करने का आह्वान किया है। ये खेल है। ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने, ये जो तस्वीर उभर करके आ रही है, जो खामोशी है, इसके पीछे क्या है? क्या आपको लग रहा है? फजील साहब ने बहुत तफसील से बात की और अभी मैं फजील साहब से एक कमेंट और लूंगा। लोग कह रहे हैं कि मैं और फजील साहब को भी सुनना चाहता हूं। बिल्कुल, आप जरूर सुनिए। लेकिन फिरोज अहमद बख्श साहब, ये है क्या मामला? क्योंकि अभी गजा में आप देखिए, आज भी 71 लोग मार दिए गए। 31 लोग तो भूख और प्यास से मारे गए, वहां पे खाने के लिए खड़े थे। और दूसरी तरफ वहां जंगबंदी जरूर हुई है बराए नाम। वहां पे अभी सुबैदा में बहुत तगड़ा जो है वहां पे झगड़ा चल रहा है और इजराइल ने मौके का फायदा उठा फिर वहां पे हमला किया। अभी खबर ये आई है, फिर वहां पे इजराइल ने हमला किया है और वहां पे जो कबायली लोग हैं उनको मारा है। तो ये जो अरबों की मौत हो रही सीधे सीधे। जी फिरोज साहब। जी
अनम्यूट कर ले, अनम्यूट। अरे अनम्यूट कर लीजिए फिरोज साहब। जी जी, मैंने अनम्यूट कर लिया है। नहीं अनम्यूट था कर लिया था, जी। फिर म्यूट हो गया था। खैर चलिए, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो ताखिर से जुड़ने के लिए मैं माजरत चाहूंगा। कुछ कुछ ना कुछ होता है, रहता है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा, जो अहम तरीन बातें थी आज के इस प्रोग्राम की, वो तो आप तीनों हजरात के जरिए आ चुकी है। अब आपने जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक कमेंट भेजा है, उसके ताल्लुक से मुझे कुछ बोलने के लिए कहा है। देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक नहीं है, नहीं, आपको आप साहिब इख्तियार है, आप और बातें भी कह सकते हैं। कोई चीज आपको लग रही तो वो भी कहें, आप साहिब इख्तियार है। ऐसा नहीं है कि मैंने, लेकिन अब मैं तो देखिए एंकर हूं, मैं तो कोई ना कोई पॉइंट से ही आपको इनवाइट करूंगा। नहीं, मैं भी शुरुआत उसी से ही करूंगा। देखिए क्या है कि सीरिया के अंदर ये जो सेक्टेरियन फाइट्स चल रही थी, ये काफी अरसे से चल रही थी। और अब तक ये कहा जा रहा है कि 700 से ज्यादा लोग, ये जो एक हालिया जो मिनट, एक फाइट्स थी, वो मिनट, मारे एक गए। हाँ नहीं, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है, मुझे चूंकि ताखिर की वजह से, जिसके लिए मैंने पहले ही माजरत मांग ली है, मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं जो अब मैं कहने जा रहा हूँ चीजें आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो मुझे फौरन टोक दीजिए रजवी साहब, कि ये चीजें ऑलरेडी आ गई हैं, रिपीट ना करिए। देखिए आपने, मैं आपके इसी जो कमेंट है लास्ट वाला, मैं उससे बात शुरू करता हूँ। सीरिया में क्या है, देखिए सीरिया में जो सेक्टेरियन फाइट्स है अच्छी खासी चल रही हैं, काफी दिनों से चल रही हैं। और उसमें जो है, द्रूस का नाम अब आ रहा है। बहुत से लोगों ने शायद पहली बार द्रूस का नाम सुना होगा। बहुत सी चीजें पहली बार पता चल रही हैं लोगों को। इसमें क्या है कि दो ग्रुप्स बन गए थे। एक द्रूस का था, उसमें कुर्दिश लोग भी आ गए थे, और कुछ वहाँ की जो जो लोकल रहने वाले हैं, गोलान हाइट्स के आसपास, दमिश्क के आसपास, और जो वहाँ के जो इलाके हैं, जिसमें जो है सूरियान है, ठीक है, कसरा है, तो ये मतलब इन इलाकों से भी लोग आ गए थे, दो ग्रुप्स बन गए थे। अब है क्या, अब आज कहते हैं कि जी 700 लोगों से ज्यादा जो है उनकी जाने जा चुकी हैं। अब वहां पर जो है सीज फायर हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीरिया के जो हालात हैं, सीरिया के हालात इस वजह से बिगड़े हैं कि वहां पर देखिए, जब से बशर अल असद गए हैं, बशर अल असद को भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे, उन उन उनको भी और उनके फादर को भी, हाफिज अल असद। लेकिन इन लोगों ने जितनी भी हुकूमत चलाई, कायदे से चलाई। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान से इनके अच्छे मामला थे। लेकिन अब जो हालात हैं उसके, अब ये द्रूज जो हैं, ये भी दो हिस्सों में बट गए हैं। एक द्रूज, वो लोग, एक हिस्सा वो है। देखिए 7 लाख ड्रूज हैं यहाँ पे, पूरे उसमें आपके सीरिया में। टोटल जो द्रूज है मिडल ईस्ट में 10 लाख है, जिसमें 7 लाख सिर्फ इसमें ही है, सीरिया में। आधा जो द्रूज है वो इसराइल के फेवर में था, लेकिन बाकी का जो आधा द्रूज है, उनके जो रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने आज ये बात कही है कि हम इसराइल की हिमायत नहीं चाहते, हम इसराइल के साथ नहीं जाना चाहते। एक ग्रुप ऐसा और भी है, हजीरी साहब जिसको लीड करते हैं, वो अभी मतलब इसराइल के साथ हैं। तो वहां पर जो ये सेक्टेरियन जो चल रहे हैं मामलात, ये एकदम से खत्म नहीं होंगे। हालांकि इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वहां पर ये जो है आपसी लड़ाई, ये जो आपस में लोग लड़ रहे थे, छोटे मोटे जो ग्रुप्स बना करके, या इनकी कबायली लोग, ये अभी चल ही रहा है, इसमें ठंडक नहीं हुई है। और इसकी शुरुआत थोड़े दिन पहले हुई थी। एक सब्जी वाला था जो कि दमिश्क के पास सब्जी बेच रहा था, उसको किसी ने हलाक कर दिया, बद्दू ने हलाक कर दिया। ये अभी ठंडा पड़ गया है मामला, जैसे आप भी कह रहे हैं कि यहाँ सीज फायर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने फिर इस पे हमला किया है, इसराइल की पोजीशन ऐसी हो गई है, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा हूँ, कि जैसे एक जंगल में कोई खूंखार भेड़िया होता है, वो मतलब जब उसका पेट भर भी जाता है ना, उसके बाद भी वो अटैक करता है।
उसको चैन नहीं पड़ता, उसको कोई भी जानवर मिल जाए, कोई छोटा-मोटा जानवर मिल जाए, चील कौवा भी मिल जाए, तो उसकी खसलत ये होती है कि मैं इसको ज़ख्मी कर दूँ, मार दूँ, भले इसको खाऊँ नहीं। तो इसराइल का तो मतलब हाज़मा इसराइल जब का हाज़मा ऐसा है कि जब तक वो कुछ फ़लस्तीनियों को ना मार ले, बैरूत में कुछ लोगों को ना मार ले, कुछ लोगों को आपके यहाँ मतलब सीरिया में अटैक ना कर दे, तब तक जो है वो बाज़ नहीं आता। तो इसराइल का मसला हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि इसराइल का क्या होगा। हालाँकि हमारे दोस्त फजील साहब अक्सर ये कहते हैं कि अब ग्रेटर इसराइल नहीं, इसराइल टाटा बाय-बाय, लेकिन ग्रेटर फ़लस्तीन होगा। अब ये कब होगा, क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अभी तक तो इसराइल बड़े ये समझिए कि ज़ोर-शोर के साथ अभी लगा हुआ है, बावजूद इसके कि ईरान ने उसको बड़ा अच्छा सबक सिखाया है। मगर फिर भी आप देखिए इतनी हिम्मत उसकी हो गई कि उसने सीरिया पर अटैक कर दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और इस मेरे ख्याल से इस बात को फजील साहब या इकबाल साहब क्लियर करेंगे कि मोटी-सी बात है कि जब इस पे हमले हुए, आज भी हमला हुआ है सीरिया पे, पहले भी हमला हुआ, तो सीरिया के पास एक अच्छी मजबूत फौज है। भले ही इतनी ताकतवर फौज नहीं है जैसी इसराइल की है या अमेरिका के फौजी हैं, लेकिन एक अच्छा मजबूत बड़ा स्टेट है, कोई ऐसे चलता फिरता गुड़िया गुड्डा नहीं है। तो उसने उस हमले का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या अभी भी अल-शरा जो है उनकी जो लॉयल्टी है कहीं न कहीं इसराइल और अमेरिका के साथ है, बावजूद इन तमाम बातों के होने के? तो तो इसराइल से मेरे ख़्याल से उनके मुझे पता नहीं मामलात हैं, अमेरिका से नहीं है। नहीं, और लेकिन उसका नतीजा भी सीरिया निकल आया। मैं आपको बताऊं, अभी खबर आई है कि जो सीज फायर किया था कि साहब हम यहाँ से सवाइदस चले जाएंगे और आप बिल्कुल कब्जा कर लीजिए इजराइल को, तो वहां पे जो अरब ग्रुप है तमाम लोग कबायली, उन्होंने जुलानी की बात से इनकार कर दिया। तभी तो वहां लड़ने पहुंच गए। उन्होंने कहा कब्जा ऐसे कैसे इजराइल कर लेगा। तो अब वहां पे हालात ऐसे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि जुलानी के खिलाफ भी वहां पे कबायली हो रहे हैं। उनको बात समझ में आ रही है कि हमें धोखा हुआ है। तो अब इस तरह की बातें चली हैं और अभी फजील साहब इस पे बात करेंगे। दूसरी चीज जो आपने कही, मैं कोई कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बधाई यही लग रहा है कि इजराइल मार रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई शिकार जो है फंस जाता है शिकारी के जाल में, तो जरूर वो हाथ पैर मारता है। और मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन इस वक्त इजराइल की हो गई है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका के पास सिर्फ 8 दिन का सामान बचा है जो लड़ने का, जंग करने का। तो ये ठीक है। और मैंने कल एक बात कही थी, फजील साहब के पास आऊंगा इसी बात के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक बिल्डर होता है वो नक्शा दिखा करके पैसा जमा कर लेता है कि ये हम बनाएंगे, उसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने पैसे लिए हैं वहां पे कॉरिडोर बनाने के लिए। और वो जो हम बार बार वो कहते हैं कैनाल जो है, तो वो बनाने के लिए, बन कैनाल। हाँ, बेन गुरियन कैनाल बनाने के लिए, और वहां पे पूरा कॉरिडोर, ये सब पूरा वहां पे एक नक्शा पूरा। और ग्रेटर इजराइल का इसीलिए जब ऑपरेशन हो रहा था तब भी उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखाया था और ये दिखाया था कैसे हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है उसमें भी बहुत बड़ी रिश्वत इन्होंने खाई है, वो सब ओपन हो रहा है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि जंग में कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, किसी तरीके से हमारा कब्जा हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं कोई कब्जा नहीं हो रहा है। अब गाजा में फोर्स अंदर दाखिल होने से डर रही है। हमास बहुत स्ट्रांग हो रही है, अभी हमारे इसमें जावेद इकबाल साहब ने इसमें बताया है। इसमें इसमें एक चीज बहरहाल, और मैं मैं ऐड फजील कर साहब, दूं। क्या लग रहा है आपको? हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं, रजवी साहब। सदारती हाँ, नहीं सदारती मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक चीज ऐड कर रहा हूँ, 1 सेकंड की है। ये अमेरिका ने और इसराइल ने ये भी कहा था कि हम गाजा के अंदर समंदर के पास इधर उधर बहुत एक खूबसूरत शहर बनाने वाले हैं। उसकी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी कि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सम लेक डिस्ट्रिक्ट, और सी डिस्ट्रिक्ट, कुछ उसका नाम दिया था। तो इनकी नियतें ठीक नहीं है, वो अलग बात है। ऊपर से बमबारी कर दी,
लेकिन नीचे इनके ठीक है फौजी फिर रहे हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर ये फ़लस्तीनी अपनी अपनी कुर्बानी देते रहेंगे, यानी कि दुनिया की इस तारीख में 46 मिलियन ईयर ओल्ड का जो हिस्ट्री है दुनिया का, ऐसी कुर्बानी किसी कौम ने नहीं दी।